Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher Basharatullah. I will teach you today about grammar. Let's come to whiteboard. What is grammar? देखो बेटा, अक्सर बच्चे ग्रामर का स्पेलिंग गलत लिखते हैं. ग्रामर में है GRAMMAR. अक्सर बच्चे जो है वो लिखते हैं ER. इट इज़ टोटली रॉन्ग. ये मुकम्मल तौर पर बेटा गलत है. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज GRAMMAR. ग्रामर. नाउ व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर is the study of words and sentences. ग्रामर जो है अल्फाजों का और जुमलों का मुताला है. किस तरह? वर्ड्स ये कैसे बनते हैं और फिर सेंटेंसेस जो है बेटा ये कैसे बनते हैं. लिसन, वर्ड्स यू नो, आप जानते हैं we have 26 alphabets from A to Z, 26 letters or alphabets. From these alphabets we make words. For example, I will take one of the word apple. APPLE. This is the word. Here in this word, A is taken from the alphabet, P is taken from the alphabet, again P is taken from the alphabets from these 26 letters, and L and so on E. So this is the word. अभी एप्पल का वर्ड किस तरह बना? ये रूल्स रेगुलेशन जो इस्तेमाल होता है कि वर्ड को किस तरह बनाया जाए अल्फाबेट से, तो इसको हम कहते हैं कि अल्फाज जो है ये ग्रामर की रूल्स के अंडर जो है बने जाते हैं. अभी ये एक वर्ड हो गया. अभी ये वर्ड फिर किस तरह आपस में कनेक्ट होते हैं? ये अल्फाज, दीज वर्ड्स, हाउ दे कनेक्ट ईच अदर टू मेक अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट दिस इज an apple. Now you see, this is a complete sentence. In this sentence there are 4 words. This is a word, is also a word, in is also a word, apple is also a word. Now this is an apple. These words according to the rules of grammar connect each other to make a complete sentence. So how words are formed and how from these words sentences are formed is called as grammar. Now what is a sentence? Sentence is a group of words. Sentence जो होता है बेटा वो अल्फाजों का मजमुआ होता है. That convey कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है. कंप्लीट सेंस जो है वो देता है. ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट आइडिया जो देता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल. इन उर्दू ये एक सेब है. इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस. सो दिस इज अ सेंटेंस. Particularly when you are going from words to sentences, you have to follow. First of all, you will talk about word, then you will come about the group of word which to which we call phrase. From phrase we come to clause, clauses or clause, and from clauses then we come to sentences. This is your complete course. In word we talk about that there are total 8 types of words. There are totally
8 types of words. Words are divided into 8 classes. What we call them parts of speech. According to their function, उनके फंक्शन के मुताबिक वर्ड जो है ये 8 ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं. उन 8 ग्रुप्स को बेटा हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स किया है, वो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है वर्ड्स का फंक्शन के लिहाज से वो हमारे पास है नाउन. सेकंड जो है हमारे पास वो है जी प्रोनाउन. थर्ड जो है वो हमारे पास है एडजेक्टिव. 4 वाला जो हमारे पास है 4 क्लास वो वर्ब है. 5 वाला जो है हमारे पास एडवर्ब है. एडवर्ब के बाद हमारे पास आता है बेटा प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास आएगा कंजंक्शन. कंजंक्शन के बाद जो है हमारे पास आएगा इंटरजेक्शन. एंड इसी तरह प्रीपोजिशन जो है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल है. तो words are divided into 8 classes according to their function they perform in a sentence. सेंटेंस में फंक्शन के लिहाज से वर्ड जो है वो 8 ग्रुप्स में तकसीम किए गए हैं जिनके बारे में मैंने बताया. तो आपके कोर्स में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड सो ऑन, इसी तरह इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है. अगर आप किसी भी वर्ड को सेंटेंस के अंदर बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि ये वर्ड क्या है और ये वर्ड कौन सी कैटेगरी, कौन से क्लास, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव किसके साथ ताल्लुक रखता है, तो फिर अगर आप सही बता सकते हैं तो आपका ग्रामर ठीक है. इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है. अभी आते हैं बेटा फ्रेज की तरफ. Word, group of words which make sense but not a complete sense. अल्फाजों का मजमुआ, जिस तरह मैंने नंबर 2 पे लिखा है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस, मीनिंग देता है, सेंस देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेकिन ये कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं दे सकता. फॉर एग्जाम्पल, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे. वट इज अंडर द ट्री? क्या दरख्त के नीचे? सेंस, दरख्त के नीचे मीनिंग देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. इसी वजह से हम कहते हैं कि अंडर द ट्री जो है ये फ्रेज है. ऑन द टेबल फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये बेटा कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ओनली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये फ्रेज है. देखो बेटा, वन थिंग मस्ट बी बियर इन योर माइंड दैट कंप्लीट सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल, वेयर देयर इज अ फुल स्टॉप. At the end of a sentence, there must be a punctuation mark. But in the phrase, because it doesn't give any complete meaning, and that is why there is no full stop after the phrase. If we make a full stop after a phrase, that it will complete, give meaning, that it will be no more phrase, that it will be a sentence. So, what is phrase? Phrase. Word के बाद after word, phrase. Phrase is a group of word that makes sense but not complete sense. अल्फाज का मजमुआ है, अल्फाज का मजमुआ है जो सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता. That gives meaning but not complete meaning. For example, under the tree, on the table, etc. There are millions and billions of phrases in English language and you can use it. Now we come to the clause. Clause is a part of a sentence having subject and predicate. किसी भी सेंटेंस का जो वो हिस्सा जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट रखता है वो क्लास होता है. और क्लास के बारे में बेटा इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट, क्लास, इन अ ग्रेटर डिटेल in a next lecture. But here there is only, you have to know about that what is clause. Clause is a part of a sentence having subject and predicate. And sentence I have already
told you about the sentence, that sentence is a group of words which make sense but complete sense. This is called as a sentence. Now, I come first of all to noun phrase. What is noun phrase? First of all, I will talk about noun, and then I will talk about phrase, and then I will come to discuss noun phrase. What is noun? Noun is a word. I have already told you that words are divided into 8 classes. In these words, in these classes, there are words. Words which gives meaning to persons. For example, Akbar, which gives meaning to places or place. For example, vacant. They also give name to the things. What I have given example, book. And another, it is also the name of an idea, what we call honesty. So noun is a word and we call it a naming word. नाम देने वाला लफज, ऐसा लफज जो नाम देता है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो नाउन की कैटेगरी में आएगा। वो कौन से ग्रुप में आएगा? वो नाउन के ग्रुप में आएगा। किसी भी चीज को, किसी भी शख्स को, किसी भी आइडिया, फीलिंग्स और इमोशंस को, या किसी भी पर्सन या चीजों को जो नाम देने वाला होता है वो हमारे पास नाउन होता है। दैट इज वाई नाउन इज कॉल्ड एज अ नेमिंग वर्ड। That is why noun is called as the naming word, because it gives name to person, places, things, or in ideas. Now what is phrase? Phrase is a group of words which make sense but not a complete sense. For example, I have already told you under the tree, on the table, these are phrases. These are group of words, but they do not convey complete sense. Now I come to what is a noun phrase. Noun phrase क्या होता है? Noun phrase, there are many types of phrases. For example, we have also discussed in one of the lecture about adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase, participle phrase. But today I will discuss about noun phrase. What is a noun phrase? Noun phrase is any phrase. In this phrase, the word noun is a head, while the remaining words are optional. Noun phrase is a group of words. In these group of words, noun is a head, while the remaining words are optional. For example, all the boys, group of words. This is a phrase, all the boys, tamam bache, but it does not give complete sense. All the boys, 3 words phrase. Now, in this phrase, boy is a noun, a naming word. Boy is a head. It is necessary. It is necessary because noun phrase is a phrase in which noun is a head, while the remaining words, all, these 2 words are optional. For example, all describe the boys. They also describe the boys. Here all is used as an adjective. The is used as an adjective. So all the boys, here if you remove this one, the boys, it can also make the sentence. If you remove the boy or boys, it can also make a sentence.
For example, all the boys are going to school. All the boys are going to school. Now here, all the boys, this is a noun phrase. In this phrase, if I remove all, then it also make a sentence, the boys are going to school. If I remove the, then boys are going to school. But if I remove the head, boys, all the are going to school. फ्रेज खत्म हो गया बेटा, नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर वही नहीं रहा, अभी ये सेंस भी नहीं देता है. अगर मैं दी को हटाऊं, बॉय को हटाऊं, सिर्फ ऑल लिख दूं, ऑल आर गोइंग टू स्कूल, ये बेटा ऑल जो है यहां पे सेंटेंस बना सकता है, लेकिन यहां पे ऑल पेर प्रोनाउन हो जाएगा, ये पेर एडजेक्टिव नहीं है. तो ऑल जो है इस फ्रेजेस के अंदर इज अ एडजेक्टिव है, लेकिन अगर ऑल को अकेला लिख जाए तो फिर ये हमारे पास प्रोनाउन हो जाएगा. तो प्रोनाउन, तो इस ऑल इससे बाहर निकल गया नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर से, तो इसका मीनिंग जो है वो टोटली रॉन्ग है. हम बात करते हैं ऑल द बॉयज. ऑल द बॉयज के अंदर बॉय जो है वो हेड है, दी ऑप्शनल है, लगाए या ना लगाए, ऑल ऑप्शन है, लगाए या ना लगाए. क्योंकि अगर बॉय अकेला छोड़ के ऑल दी को खत्म करे फिर भी फिक्रा बनता है, लेकिन अगर बॉय को हटा दे तो ऑल दी आर गोइंग टू स्कूल गलत है, दी आर गोइंग टू स्कूल गलत है, ऑल आर गोइंग टू स्कूल तो वो प्रोनाउन रह जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, तो फिर भी फ्रेज स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाता है. तो नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज इन विच नाउन इज अ हेड व्हाइल द अदर वर्ड्स आर ऑप्शनल. जो दूसरे अल्फाज होते हैं वो हमेशा के लिए ऑप्शनल होते हैं. और एक बेटा एक बात याद रखें, नाउन फ्रेज स्ट्रक्चर में क्योंकि नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो ऑफन ऑलमोस्ट नाउन फ्रेज जो होता है उसमें एडजेक्टिव का होना ज़रूरी है, बल्कि अक्सर एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ मिलकर नाउन फ्रेज जो है वो बना लेता है. सो कम अगेन, नाउन फ्रेज इज एनी फ्रेज, कोई भी फ्रेज that has a noun its head, जहां पे नाउन जो है उसका हेड हो, कंपल्सरी हो, मैंडेटरी हो. बाकी वर्ड्स अगर आप हटाएं या लगाएं तो इससे कुछ मसला पैदा नहीं होता, लेकिन हेड को हटाने से फ्रेज का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है. एंड नाउन कैन ऑक्युपाई द सेम स्लॉट. हमेशा के लिए नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर वो स्लॉट फिल करेगा जो नाउन या प्रोनाउन फिल करता है. किसी भी सेंटेंस के अंदर जहां पे नाउन होता है या जहां पे प्रोनाउन होता है उसी जगह पे हमेशा नाउन फ्रेज आएगा. ये ज़हन नशीन कर दें. In a sentence where noun or pronoun are used, noun phrase can certainly fill the same position or the same slot in a sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी लार्ज फ्रेज के अंदर जहां पे नाउन आता है सेंटेंस के अंदर, या जहां पे प्रोनाउन आता है उसी जगह पे नाउन फ्रेज आएगा. ये कंपल्सरी है बेटा. फॉर एग्जांपल पेज नंबर 27, यहां पे पेज नंबर 27 में आपको पहला एक एग्जांपल दिया गया है. यहां से मैं समझा देता हूं. डॉग्स फ्राइटन मी. हियर डॉग इज अंडरलाइन. एक तरीके से हम देखते हैं कि क्या यह नाउन है या नाउन नहीं.
बेटा ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल ग्रामर में डॉग इज a naming word and it is used for a particular animal. That is why dog is a noun. Dogs is the plural of a singular dog. Frighten is a verb. Me is a pronoun. Frighten shows the action. That is why it is called as a verb. Me, it is used in place of a noun. For example, dogs frighten Ahmad. Dogs frighten me. Me is a pronoun because me is used in place of a noun. The word which used in place of a noun is called as a pronoun. Here I, we, you, they, he, she, him, his, all these are pronouns because these words are used in place of a noun. Our noun phrase is always used in a sentence in the position of noun or a pronoun. Now see, in this sentence, dogs is a noun. Now again another thing, dog is a noun, but according to the structure of a sentence, structurally किसी भी सेंटेंस को अगर आप स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो डॉग क्या है बेटा, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में वो हिस्सा या वो वर्ड या वो फ्रेज जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो हमेशा के लिए सब्जेक्ट होता है। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। इसी सेंटेंस में डॉग्स फ्राइटन मी किसके बारे में बताता है कि वो मुझे डराता है? डॉग्स के बारे में। डॉग्स जो है उसी के बारे में बताया जाता है, तो डॉग सिंगल वर्ड है और सिंगल वर्ड जो होगा वो हमेशा के लिए नाउन होगा और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस के अंदर वो लफ्ज या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके बारे में बताया जाता है, जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसके बारे में मालूमात दी जाती है, वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को हम हमेशा कहते हैं सब्जेक्ट। तो डॉग जो है इसी के बारे में बताया जाता है कि वो मुझे डराता है, तो इसी वजह से डॉग जो है ये सब्जेक्ट है। बेटा सुने, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होगा। अगर सिंगल वर्ड है तो हमेशा के लिए नाउन होगा। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हो तो वो हमेशा के लिए नाउन होगा। अगर प्रोनाउन हो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो वो हमेशा के लिए वो भी प्रोनाउन होगा और वो भी हमेशा के लिए सब्जेक्ट होगा। अभी इस डॉग अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन के noun phrase can occupy the same slot as noun or pronoun in a large phrase or in a sentence, कि noun की जगह पे हमेशा noun phrase आएगा। तो यहां पे डॉग्स जो है इसके साथ मैं एडजेक्टिव लगा देता हूं तो उसके साथ ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने इसके साथ एक वर्ड जो है बतौर एडजेक्टिव इसके साथ शामिल किया, इस एक वर्ड के साथ डॉग्स। बिग डॉग्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड्स हो गए। जब अल्फाज एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो जो है क्या बन जाता है? फ्रेज बन जाता है। अगर उस फ्रेज के अंदर नाउन हेड है तो हमेशा के लिए नाउन फ्रेज होगा। अब यहां पे बिग डॉग्स 2 अल्फाज हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। बिग एडजेक्टिव है और डॉग्स की मीनिंग में इजाफा करता है। तो बिग डॉग्स जो है ये भी हमारे पास किसके बारे में बताता है?
फ्राइटन मी, बिग डॉग्स के बारे में। तो बिग डॉग्स जो है ये भी हमारे पास इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर के लिहाज से सब्जेक्ट है। इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज। पहले डिफिनीशन के मुताबिक कि नाउन फ्रेज में नाउन हेड होता है, तो यहां पे बिग डॉग्स में हेड किया है, बेटा डॉग है। ऑप्शनल किया है, बिग है। अगर आप बिग हटा दें तो फिर भी मीनिंग दे सकता है डॉग्स फ्राइटन मी। अगर आप इसके साथ एडजेक्टिव बिग यूज करें, बिग डॉग्स, तो बिग जो है ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, तो फिर भी मीनिंग दे सकता है, नाउन फ्रेज बनेगा। लेकिन अगर आप हेड को हटाएं, डॉग्स को, बिग फ्राइटन मी, वर्ड बिग मीनिंग नहीं दे सकता, तो उसके लिहाज से भी ये ठीक है। दोबारा सुने, सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में वो हमेशा के लिए नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या जो है वो नाउन फ्रेज होगा। अगर सिंगल वर्ड है, नेमिंग वर्ड है या सब्जेक्ट है तो हमेशा के लिए नाउन होगा। अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, हिज, हिम, अगर ये आ जाए तो ये हमारे पास प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन जो है वो भी हमेशा हमारे पास सब्जेक्ट होता है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है अगर इनकी जगह पे आ जाए तो हमेशा के लिए हमारे पास नाउन फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिग डॉग्स फ्राइटन मी, नाउन फ्रेज है। इससे यह नतीजा निकल गया कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, अगर सिंगल वर्ड है तो नाउन है, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो नाउन फ्रेज होगा। सब्जेक्ट हमेशा के लिए नाउन फ्रेज होगा। अगर सिंगल वर्ड है नाउन, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो नाउन फ्रेज। आते हैं दूसरे सेंटेंस को डील करते हैं। शी रेन आउटसाइड टू प्ले। हियर शी इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। शी इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। शी रेन आउटसाइड टू प्ले। किसके बारे में बताया जाता है कि रेन आउटसाइड टू प्ले? शी के बारे में। और जिसके बारे में बताया जाता है सेंटेंस के अंदर वो क्या होगा? अगर नेमिंग वर्ड है नाउन होगा, अगर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन है तो हमारे पास प्रोनाउन है, तो शी हमारे पास प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन जो है शी हमारे पास, ये भी इज अ सब्जेक्ट है, इसकी जगह पे भी हम नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल रेन आउटसाइड टू प्ले। इस शी के अंदर भी हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दिया जिसमें गर्ल इज अ हेड है, जबकि लिटिल एडजेक्टिव है और दी जो है वो भी एडजेक्टिव है। द लिटिल गर्ल जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो ये भी बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसी वजह से इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा शी की जगह पे द लिटिल गर्ल, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने इस्तेमाल किया जिसमें गर्ल हेड है, द लिटिल जो है एडजेक्टिव है, इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अभी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट हमेशा के लिए नाउन फ्रेज या नाउन होगा। डोंट टच दैट। दैट जो है बेटा अगेन प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे दैट जो है इज अ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक्शन को रिसीव करता है। कौन सा एक्शन? कि उसको टच न करें, उसे। दैट के पीछे कोई पर्सन, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता जो एक्शन रिसीव करता है वो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा जो एक्शन रिसीव करता है वो हमेशा के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट यहां पे हमारे पास प्रोनाउन है, इसी की जगह पे जो ऑब्जेक्ट है, इसी की जगह पे मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा के नाउन फ्रेज लगा सकता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए जो एक्शन रिसीव करता है वो हमेशा के लिए नाउन या प्रोनाउन होगा। डोंट टच दोज बुक्स। अभी दोज बुक्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दोज बुक्स, टू वर्ड्स एंड फ्रेज। हियर इट इज अगेन आई यूज
In place of that, those books is an object. और ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमारे पास नाउन फ्रेज होता है. इसमें बुक्स जो है हेड है और दोस्त जो है इस पर डिपेंड करता है. इससे जाहिर हुआ कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है. ऑब्जेक्ट वो है जो किसी भी एक्शन को रिसीव करता है. वो हमेशा के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा के लिए हमारे पास जो है नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होगा. नेक्स्ट आते हैं, शी केम विद मार्गरेट. विद यहां पे प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो कि हमेशा के लिए नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है. अगर यहां पे आप देखें विद प्रीपोजिशन है जो कि नेमिंग वर्ड मार्गरेट के साथ इस्तेमाल हुआ है. और मार्गरेट जो है विद जो है ये मार्गरेट इसका किया है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मैंने आगे लिखा भी है. किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा. अभी अगर इस नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाएं तो वो क्या बनेगा? नाउन फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा है शी केम विद हर ओल्डर सिस्टर. अभी विद हर ओल्डर सिस्टर, हर ओल्डर सिस्टर ये कंप्लीट हमारे पास नाउन फ्रेज है. ओल्डर जो है सिस्टर की मीनिंग में इजाफा करता है. हर जो है वो भी बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है. सिस्टर जो है वो हमारे पास हेड है. विद हर ओल्डर सिस्टर, इससे मुराद हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज होता है उस प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उस नाउन या प्रोनाउन की जगह पे हम नाउन फ्रेज यूज कर सकते हैं. अगर किसी भी प्रीपोजिशन के साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए तो हमेशा के लिए हमारे पास नाउन फ्रेज होगा. विद हर ओल्डर सिस्टर. Another sentence, she gave him a baked sweet piece of cake. Here directly जो है आपको बताया जाता है अगर आप इस him जो है इसके अंदर किया है ऑब्जेक्ट है. baked sweet a piece of cake जो है ये भी ऑब्जेक्ट है. लेकिन him जो है बेटा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो बाद में एक्शन रिसीव करता है. और अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक ये हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ बिग स्वीट पीस ऑफ केक जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. वरना हम ये भी लिख सकते शी गेव हिम अ केक तो सिंगल वर्ड होता. लेकिन नहीं, हमने इसके साथ ए बिग स्वीट पीस ऑफ केक यूज किया जो कि ये सारे वर्ड्स केक की मीनिंग में इजाफा करते हैं, एक फ्रेज बना लेता है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में होता है. अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमेशा के लिए हमारे पास क्या होगा? नाउन फ्रेज. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यहां पे हमारे पास नाउन फ्रेज है. लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं. दे आर बोथ एक्सीलेंट टीचर्स. और जो है बेटा यहां पे हमारे पास लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब और इसी वजह से कहते हैं इसको हम वर्ब ऑफ इनकंप्लीट प्रीडिकेशन भी कह सकते हैं. और जो है बेटा अगर मैं कोई ऐसा वर्ब है कि आर के साथ जब तक कोई नाउन न लगाया जाए, कोई और वर्ड न लगाया जाए, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है. दे आर वो है क्या है. इसी वजह से आर जो है ये लिंकिंग वर्ब है. इसके साथ अगर आप नाउन लगा दें दे आर टीचर्स वो असातिज़ा साहिब किराम है. लेकिन टीचर के साथ अगर मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करूं दे आर बोथ एक्सीलेंट टीचर्स. बोथ एक्सीलेंट टीचर जो है ये नाउन फ्रेज है. अब ये नाउन फ्रेज किसको डिस्क्राइब करता है बेटा? सब्जेक्ट को जिसके बारे में बताया जाता है. किसको कंप्लीट करता है? दे को कंप्लीट करता है. तो इसी वजह से बोथ एक्सीलेंट टीचर्स जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा के लिए हमारे पास नाउन फ्रेज होगा. बेटा मुख्तसरन मैं बता देता हूं कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चरली अगर आप देखें किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या नाउन फ्रेज होगा.
या प्रोनाउन होगा। किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होगा। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा के लिए नाउन या प्रोनाउन या जो है हमारे पास नाउन फ्रेज होगा। इसी तरह किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है और वो प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन आ चुका है तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन फ्रेज जो है इस्तेमाल होगा। इसी तरह किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड है, तो क्या होगा? नाउन। अगर प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, नाउन फ्रेज भी। इसी तरह इनडायरेक्ट के साथ भी आपका नाउन फ्रेज, नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई सवाल पैदा होता है तो आप जो है अपने असातिज़ा साहिब किराम से क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक बशारत सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।